तो मेरी कोशिश रहेगी कि आरएस मुख्य परीक्षा के लिए मैं रोज़ आपको 10 टॉपिक पहले बताऊं कि ये है क्या, बहुत सरल भाषा में आपको समझाऊं ताकि उनका जो मूल मर्म है वो आप ग्रहण कर सको और सीधे परीक्षा में लिख सको। और बाद में मैं आपसे पूछूंगा, कमेंट बॉक्स में आकर के आप मुझे बताइए कि इसका उत्तर आप कैसे लिखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि कोई भी विषय हो, चाहे लोक प्रशासन हो, चाहे दर्शन शास्त्र हो, शुरुआत में जो परिभाषा है उसी से आप उत्तर निकालने की कोशिश करो, पहला पॉइंट। दूसरा, जब आप उत्तर लिख रहे हो तो दिमाग में ये रखो, टीचर को पता नहीं चलना चाहिए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कानूनी, प्रशासनिक। ये एक छोटा सा फॉर्मूला है मेरा, और बाद में हम जब आप लिखोगे उत्तर तो मैं आपको बताऊंगा इसका प्रयोग कैसे करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक छोटा सा टॉपिक है नवीन लोक प्रशासन। तो नवीन लोक प्रशासन क्या है? देखो 68 के बाद में लोक प्रशासन में जिन नवीन विचारों का या नवीन आइडिया जो आए उनका सूत्रपात हुआ वही नवीन लोक प्रशासन है। और इसके लिए हानि सम्मेलन हुआ, फिलाडेल्फिया सम्मेलन हुआ, वाल्डो ने किताब लिखी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन ए टाइम ऑफ टर्बुलेंस यानी उथल पुथल काल में लोक प्रशासन, फ्रैंक मेरिन ने किताब लिखी नवीन लोक प्रशासन की दिशाएं। और ये तो इनके चरण है, आधारभूत चरण है। और जोर किस बात पे दिया? इन्होंने कहा कि साहब प्रासंगिकता होनी चाहिए। आप जो काम कर रहे हो उसका, जैसे मान लो मैं कोई बोल रहा हूँ, आप कहो कि सर आप रिलेवेंट नहीं बोल रहे हो, तो रिलेवेंट का मतलब है कि जो समसामयिक जो समाज है उसमें जो समस्याएं हैं उनके प्रति आपका बोध कैसा है, आपका नजरिया कैसा है, आपकी सोच कैसी, तो मतलब क्या होनी चाहिए? प्रासंगिकता होनी चाहिए। फिर नवीन लोक प्रशासन वैल्यू की बात करता है, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक जो मूल्य हैं उनकी बात करता है। फिर वो प्रतिबद्धता की बात करता है कि प्रतिबद्ध हो किसके प्रति? जनता के प्रति। इसके अलावा परिवर्तन की, जनता की भागीदारी की, सत्ता के प्रत्यायोजन की, बहुलवाद की, व्यक्ति की गरिमा की। तो प्रासंगिकता, मूल्य, परिवर्तन, न्याय, इन सब चीज़ों की नवीन लोक प्रशासन बात करता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखना है, ठीक है। इसी तरीके से लोक प्रबंधन। तो लोक प्रबंधन क्या है? तो लोक प्रबंधन में आपको बता दूं, लोक प्रबंधन का मतलब है कि वर्ल्ड बैंक के सुधारों का दौर चला, पश्च गमन यानी कि राज्य की जो भूमिका है उसको सीमित कर दो, वो भी दौर चला। तो आप यूँ समझ लीजिए आर्थिक उदारीकरण के आसपास के अंदर एक विचारधारा आई जिसने कहा है लोक प्रशासन में प्रबंधन लेकर के आओ। लोक प्रशासन में नव लोक प्रबंधन यानी कि लोक प्रशासन में प्रबंधन के तरीके लेकर के आओ। तो प्रबंधन के तौर तरीके लेकर आओ तो क्या होगा? मैंने जैसे बताया कि री इवेंटिंग गवर्नमेंट लिखी थी, ऑसबॉर्न और गैबलर ने किताब लिखी थी री इवेंटिंग गवर्नमेंट, पुनर्खोज करो, शासन की पुनर्खोज करो। तो उसमें उन्होंने कहा कि जो नव लोक प्रबंधन है ना उसमें सरकार का आकार घटा दो, इफिशियंसी पे जोर दो, इफेक्टिवनेस पे जोर दो, कार्यकुशलता पे जोर दो, सिस्टम को रिजल्ट ओरिएंटेड बना दो। सरकार की भूमिका जो है, प्रशासन की भूमिका कैटलिस्ट की होनी चाहिए, उत्प्रेरक की भूमिका होनी चाहिए, कम्युनिस्ट बेस्ड होनी चाहिए। जहाज को खुद चलाने के बजाय दूर से देखे कि जहाज सही तरीके से चल रहा है या नहीं चल रहा। तो ये नव लोक प्रबंधन था। नव लोक प्रबंधन का मतलब लोक प्रशासन के अंदर प्रबंधन को फिट किया जाए, उसको प्रबंध उन्मुखी बनाया जाए, उसको रिजल्ट ओरिएंटेड बनाया जाए, इफिशियंसी पे जोर दिया जाए, इफेक्टिवनेस पे जोर दिया जाए, है ना। ये जो तरीका था ये नव लोक प्रबंधन था। आपको लिखना है इसका उत्तर भी कमेंट बॉक्स में लिखना है। फिर है शास्त्रीय विचारधारा। तो पुरानी जो विचारधारा है वो शास्त्रीय विचारधारा है। इसने इफिशियंसी, इफेक्टिवनेस पे जोर दिया, संगठन को बंद इकाई माना, पर्यावरण से कोई लेन देन नहीं था, और कहा कि मनुष्य आर्थिक इकाई है जो सिर्फ पैसों के लिए काम कर रहे हैं। तो पुराने जो विचारक है हेनरी फ्योल, लुथर, गुलिक, उर्विक, मुन्ने, रेले, ये सारे एक तरीके से शास्त्रीय विचारक है। इसी तरीके से एक विचारधारा है विकेंद्रीकरण। तो विकेंद्रीकरण का अर्थ आप जानती हो, विकेंद्रीकरण का मतलब है सत्ता का फैलाव नीचे तक हो, सत्ता का फैलाव नीचे तक हो। जैसे पंचायती राज है तो किसका उदाहरण है? राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है। लोक प्रशासन में पढ़ते हैं वो प्रशासनिक विकेंद्रीकरण का है ना, सत्ता किसी एक अफसर के द्वारा या एक उच्च अधिकारी के द्वारा आदेश नहीं लेकर के सत्ता का नीचे के स्तर तक फैलाव होना चाहिए, ये प्रशासनिक विकेंद्रीकरण कहता है। और राजनीतिक विकेंद्रीकरण का उदाहरण है पंचायती राज, जिसके अंदर कहते हैं कि सत्ता जिला स्तर पर या राज्य स्तर पर या केंद्र स्तर पर संचालित नहीं होकर के स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से स्थानीय व्यक्तियों को निर्णय लेना चाहिए। तो पंचायती राज का महत्व भी आपको लिखना है और विकेंद्रीकरण का महत्व भी लिखना है। तो ये टॉपिक है, 10 टॉपिक ज़्यादा हो जाएंगे। आप एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर ये जो 4 टॉपिक है इन पे आप मेरे को लिख करके बताओ और मैं आपको बताऊंगा कि आप में कहाँ कमी रह गई। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।